अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर साहिल और हम बात करेंगे हालिया मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ साहबा उनके बेटे जुनैद सफदर की शादी की, जो लंदन में 22 अगस्त को होने जा रही है। ये एक सियासी शादी तो है क्योंकि बहुत बड़े सियासी घराने की है, लेकिन सियासत में जो चालें बदलती हैं, जो मोहरे बदलते हैं, हम उन पे भी बात कर सकते हैं। बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि एक बार फिर 20-25 साल पुरानी तारीख़ जो है वो हमारे सामने आएगी कि जुनैद सफदर की जिनसे शादी होने जा रही है वो आयशा सैफ हैं, सेनेटर साबिक सैफुर रहमान उनकी बेटी हैं। कतर में मुकीम है वो फैमिली, और सेनेटर सैफुर रहमान की एक हमशीरा जो हैं वो कतर की रॉयल फैमिली में शादीशुदा हैं और बहुत ज़्यादा असर रसूख है उनका। और ये भी हम कह सकते हैं कि अचानक ये शादी जो है इसकी क्या सियासी ज़रूरत पेश आई या ये उनका रूटीन का एक फैमिली की खुशी है। लेकिन जो हालात से मियाँ नवाज शरीफ दो चार हैं इस वक्त, वीज़ा के उनके मसाइल हैं लंदन में, तो ये कोई ऐसे दिन तो नहीं है कि जिनमें फैमिली कोई अपना एक खुशी का फंक्शन रख ले। वो तो अभी वहाँ पे उनकी फ़ाइट होनी है अपने वीज़े के लिए कि क्या सूरत हाल होती है, जो कि यकीनन उनको भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपना वहाँ पे जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट डॉक्टर से करवाया है। तो उनकी जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल है जहाँ पे उन्होंने अपील दायर की है उसका फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अपने अगले लाया अमल के लिए मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली वो अपने क्या इक़दामात कर रहे हैं, उनमें से एक इक़दाम हम इस शादी को समझ सकते हैं। क्योंकि कतर की रॉयल फैमिली में वो उनकी सैफुर रहमान की हमशीरा शादीशुदा हैं, तो यकीनन वो असर रसूख भी काम आएंगे। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाए, 22 साल पहले जब एहतसाब ब्यूरो बना था। एहतसाब ब्यूरो ये कायम हुआ था एहतसाब कमीशन के नाम से, साबिक सदर फ़ारूक लुगारी ने बनाया था इसको 1996 में। उनका मकसद भी था सियासी चालें कह लें। साबिक सदर हमारे आसिफ जरदारी साहब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केस निकालें, मुकदमात बनाएं। इसके लिए शायद ये एहतसाब उन्होंने कमीशन कायम किया था। 1997 में मियाँ नवाज शरीफ ने इसी एहतसाब कमीशन को एहतसाब ब्यूरो का नाम दे दिया और साबिक सेनेटर सैफुर रहमान को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब के स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स सामने लाने की कोई निशानदही की, जिसके बाद 1999 में जस्टिस कयूम ने सदर आसिफ जरदारी को करप्शन केसेस में 14 साल के लिए सज़ा कैद की सज़ा सुना दी और हमेशा के लिए सियासत से नाअहल कर दिया। और मज़े की बात यह है, शायद लोगों के जहनों में अभी मौजूद हो, जैसे आजकल जज अरशद मलिक जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। इसी तरह जस्टिस कयूम ने जब ये सज़ा सुनाई सदर आसिफ जरदारी को, तो उसी साल 1999 में ही एक जस्टिस कयूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने तो ये सज़ा सुनाई सैफुर रहमान के कहने पर। और उस ऑडियो के सामने आने के बाद सदर आसिफ जरदारी के जो केसेस थे वो ख़त्म होते चले गए आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद वो मुल्क के सदर भी बने। तो अब मियाँ नवाज शरीफ भी उसी मरले से दो चार हैं, बतौर सज़ा याफ्ता कैदी के वो मुल्क से बाहर है। और जज अरशद मलिक की एक बार फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास अपनी बेगुनाही के तौर पे मौजूद है, जिसको वो बार बार सामने लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बज़ाहिर तो मरीम नवाज़ साहबा भी कह रही हैं कि ये बड़े उनके लिए दुख की घड़ी है कि अपनी वालदा की वफ़ात पे वो जेल में थी, अपने बेटे की शादी में वो शरीक नहीं हो सकती। लेकिन हमारी पाकिस्तानी सियासत में हम इसे कह लें कि मज़लूमियत का एक पत्ता खेलना भी कह सकते हैं। हम लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी मज़लूमियत पे वोट देते हैं, कास्ट करते हैं। तो वो उनकी कोई खुशी भी हो, वो उनकी सियासी कह लें उनके बेनिफिट में चली जाती है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शुहाद यही है
کہ یہ شادی جو ہے وہ قطر کی رائل فیملی سے تعلقات جو ہے وہ زیادہ بہتر استوار ہونے جا رہے ہیں ان کے، اور عین ممکن ہے کہ اگر میاں نواز شریف کے ویزے کی کچھ ٹینشن بنتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید قطر کا جو ملک ہے وہ ان کو اپنے ہاں بلوا لے۔ تو چلتے چلتے ہم بات کرتے چلیں، آج کل ایک اور بھی ایشو تھا فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا، کافی میڈیا پہ وہ ہمیشہ رہی ہیں، ان دنوں بھی موجود ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جانے لگی تو وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ وقت ایسے آتا جاتا رہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں چہ میں گوئیاں ہیں کہ ایسا آخر کیا ہوا بیک گراؤنڈ پہ، کوئی چودھری برادران نے کچھ کیا ہے، کسی اور نے کچھ کیا ہے۔ تو جہاں تک مجھے کوئی خبریں موصول ہوتی ہیں اندر کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا نہیں ہے۔ ہم جب اپنے طاقت میں ہوتے ہیں یا کسی بڑی سیٹ سے آتے ہیں، محترمہ فردوس عاشق جو ہیں یہ پہلے معاملے وزیر اعظم تھیں، اس کے بعد ان کو پنجاب میں بھجوایا گیا اون چودھری کی طرح معاملے وزیر اعلیٰ۔ عہدے کے لحاظ سے تو وزیر اعلیٰ کی جو مشیر تھیں، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھتی تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو یہ اپنا وزیر تصور کرتی تھی۔ پرسنل محفلوں میں یہ ان کے مختلف ہوائی نام بھی لیتی رہتی تھی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گردش کرتی رہتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں۔ تو یقیناً کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جو پرسنالٹی کلیشز والا میٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی بڑی سیاسی چال یا بڑی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔